अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 थिंकिंग, जो कि न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर 8 नहीं, चैप्टर नंबर 7 है। तो सबसे पहले कम्स दैट व्हाट इज थिंकिंग। सो थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस। यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कुछ भी कर रहे हैं जिसमें आपका दिमाग लग रहा है, वैसे तो हर एक चीज़ में ही दिमाग लगते हैं, उस टाइम पे आप कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं एंड इज़ यूनिक टू ह्यूमन बींग्स। यानी हर इंसान की एक अलग सोच होती है किसी भी चीज़ को लेके। इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन, यानी कि आपको कोई मैनिपुलेट भी कर सकता है। इफ़ आई से एवरी डे कि दिस गर्ल इज़ नॉट गुड, तो मैं रोज़ आपके दिमाग में एक चीज़ बिठा रही हूँ एंड आफ्टर सेवरल डेज आपकी भी ऐसी सी सोच बन जाएगी कि हाँ ये लड़की अच्छी नहीं है। सो दैट इज़ मैनिपुलेट, आपकी थॉट को मैनिपुलेट भी कर रहा है कोई। एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी जो भी इंफॉर्मेशन बाहर की है उसको अपने तरीके से समझना और एनालाइज करना और फिर अपनी अलग उस पर सोच देना, दैट इज़ थिंकिंग। नेक्स्ट कम्स कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं थॉट के यानी थिंकिंग के। इसमें सबसे पहले आता है मेंटल इमेज। ये गर्ल है, दिस गर्ल कैन सी कि इसकी कैट, ये सोच रही है कि इसकी कैट कहाँ पर है। तो ये सोचते सोचते अपने दिमाग में उस कैट को ऐसे इमेजिन करके उसकी पूरी एक इमेज सी, पिक्चर सी बना रही है अपने दिमाग में। सो दैट इज़ मेंटल इमेज। अब एक इमेज, एन इमेज इज़ अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेंसरी एक्सपीरियंस। यानी एक ऑलरेडी मतलब कोई एक्सपीरियंस जो आप जानते हो ऑलरेडी कोई चीज़, उसको अपने दिमाग में सोचना, इमेजिन करना, उसकी एक पिक्चर सी फॉर्म करना अपने दिमाग में सोचते टाइम, दैट इज़ मेंटल इमेज। नेक्स्ट कम्स कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जब आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को कैटेगराइज कर देते हो। यानी कि आप ऑलरेडी मान लो एनिमल्स में जानते हो कि डॉग कैसा दिखता है, तो अगर आप किसी नए उस एनिमल को देखोगे तो आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे कि अच्छा इसकी टेल है, इसका मुंह ऐसा है, ये बाक करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप मैच करोगे डॉग से जो आप ऑलरेडी जानते हो, और फिर उसको एक कैटेगरी में शिफ्ट कर दोगे कि हाँ ये एक डॉग है। तो आप मैच कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करके कॉन्सेप्ट फॉर्म यानी कैटेगराइज कर देते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। नेक्स्ट कम्स दैट वाई डू वी नीड टू फॉर्म कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। इतना दिस टॉपिक इज डिलीटेड, दिस वाला। तो वाई डू वी नीड टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि फिर आप टू ऑर्गेनाइज आर नॉलेज, बेसिकली आप कैटेगरी में तरह तरह के ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो अपनी नॉलेज को, तो वो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। एंड वेन एवर आपको ये नॉलेज वापस से एक्सेस करनी है, ज़रूरत है इस चीज़ की, तो आपको कम टाइम लगेगा उस ग्रुप से, आप तभी उठा लेंगे उस चीज़ को, कम टाइम और एफर्ट लगेगा उस चीज़ को पहचानने में। नेक्स्ट कम्स, दिस इज़ ऑल्सो डिलीटेड। सो नेक्स्ट कम्स कि व्हाट इज़ कल्चरल एंड कल्चर और थिंकिंग में क्या बोला गया है कि कल्चर और पे भी, कल्चर से भी इफेक्ट पड़ता है थिंकिंग पर, कि एक कल्चर में अलग टाइप की सोच होती है, मतलब अलग टाइप से उनका सोचने का तरीका होता है, और एक में अलग। जैसे कि इस एग्जाम्पल में एक फ़िश टैंक था, अमेरिकन स्टूडेंट्स और जापानीज स्टूडेंट्स से पूछा कि इसको देखो और टेल कि आपको क्या दिख रहा है। अमेरिकन स्टूडेंट्स ने एक फ़िश के बारे में कि इतनी बड़ी सी फ़िश ऐसे घूम रही है वैसे घूम रही है, तो उसने शिप वो सॉरी फ़िश के बारे में बोला, राइट। अब जो जापानी स्टूडेंट था उसने बोला कि इसका जो बैकग्राउंड है ये फिश से ऐसे मैच हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो बैकग्राउंड के ऊपर बात कर रहा था। इससे पता चला कि जो अमेरिकन होते हैं ना, बेसिकली वो एनालाइज करते हैं चीज़ों को सेपरेटली, पहले फ़िश को अलग से देख रहे हैं, फिर पानी का कलर अलग से देख रहे हैं, अलग अलग करके चीज़ें देख रहे हैं। उस वाली थिंकिंग को बोलते हैं एनालिटिक थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जापानीज़, चाइनीज़ और कोरियन जैसे ये एशियन पीपल है, ये ज़्यादा रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं दो चीज़ों के बीच में। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी जो फिश थी और उसके बैकग्राउंड के रिलेशनशिप को उन्होंने देखा, तो इसे बोला जाता है हॉलिस्टिक थिंकिंग। तो एशियंस में जनरली हॉलिस्टिक थिंकिंग देखी जाती है और अमेरिकन्स में एनालिटिकल थिंकिंग, वो एनालाइज करके देखते हैं अलग अलग, और हॉलिस्टिक में वो जापानीज़ हॉलिस्टिक में रिलेट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कोई भी दुविधा आ रही है, कोई कुछ भी परेशानी आ रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अपनाना, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी रुकावट आ रही है किसी भी चीज़ में,
इसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। पहले आइडेंटिफाई, पहले ये जानो कि प्रॉब्लम है क्या, देन रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे क्यों है, फिर प्लान द सोल्यूशन, जितने भी गोल्स, जितने भी सोल्यूशंस हो सकते हैं उनको लिखो, उनको जानो कि क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्या क्या गोल्स आप बना सकते हो। देन फोर्थ इज इवैल्यूएट ऑल सोल्यूशंस, एक और बारी देखो कि क्या ये जितने भी सोल्यूशंस है ये वर्थ इट है या नहीं, फिर उनमें से एक सोल्यूशन को चूज़ करो और उसे अपना के देखो, और फिर आउटकम देखो कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, और फिर अगर हो गई तो बढ़िया बात, अगर नहीं हुई तो वापस से सोचो, वापस से प्रॉब्लम को रिफाइन करो और वापस से उसका सोल्यूशन ढूंढो। दैट इज़ द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें आता है ऑब्स्टैकल्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कोई भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करते टाइम कुछ रुकावटें आती हैं। फर्स्ट इज़ मेंटल सेट, यानी कि आप कोई प्रॉब्लम, मान लो आपने कोई पर्टिकुलर मैथ्स का सम है, आपने उसको किसी फॉर्मूला से ऑलरेडी कर रखा है, किसी टेक्निक से ऑलरेडी कर रखा है। नेक्स्ट ऐसा सही कुछ सिमिलर बट नॉट वैसा सा ही एक क्वेश्चन आता है। आपके दिमाग में पहले से ही था कि इसको तो ऐसे ही सॉल्व करना है इस फॉर्मूला और टेक्निक से, तो आपने वो अपनाया, बट वो नहीं हो पा रहा और आप और कुछ करने के लिए रेडी भी नहीं हो, क्योंकि आपके दिमाग में तो बैठा हुआ है कि ये चीज़ ऐसे ही सॉल्व होगी और तो कोई टेक्निक ही नहीं है इसकी। तो दैट इज़ मेंटल सेट, जब आप रिजिड हो जाते हो कि ये चीज़ मैं ऑलरेडी जानता हूँ और ये ऐसे ही होएगा, दैट इज़ मेंटल सेट। एंड मेंटल सेट के अंदर ही एक टर्म आती है फंक्शनल फिक्सिडनेस। फंक्शनल फिक्सिडनेस भी इसी की तरह होती है, बस इसमें ये होता है, इसमें भी रुकावट आती है लोगों को कोई चीज़ करने में, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि वो जैसा उसका फंक्शन पहले से होता था वो उसी पे टिके है। जैसे कि एक नेल है, या कोई भी मान लो पेपर है, लेट्स से किसी ने सीखा है पेपर लिखने के लिए ही यूज़ होता है, तो उसके दिमाग में पेपर मतलब उसने देखा है कि पेपर लिखने के लिए यूज़ होता है, अगली बार से हमेशा से वो उसका जो फंक्शन है ना उसी पे ही टिका रहेगा कि ये तो लिखने के लिए, ये फंक्शन जो है ना इसका इसी पे ही टिका रहेगा, और अगली बार से वो उस पेपर को और किसी चीज़ से के लिए यूज़ भी नहीं कर पाएगा, ना कुछ आइडियाज़ सजेस्ट कर पाएगा, क्योंकि वो फंक्शनल फिक्सडनेस है, उसके फंक्शन जैसा है उसी के ऊपर टिका हुआ है। और मेंटल सेट भी ऐसे से टाइप का होता है, बट दे आर नॉट द सेम, क्योंकि मेंटल सेट में आप कोई भी प्रॉब्लम, नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसमें अटक रहे हो, क्योंकि आपको रिजिड हो रखे हो। फंक्शनल फिक्सडनेस है किसी चीज़ के काम में उसका फंक्शन यू आर एज्यूमिंग कि ये ऐसे ही होता है। नेक्स्ट आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऑब्स्टैकल क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी आपके अंदर वो जागरूकता ही नहीं आ रही है कि आप उठकर कोई वो चीज़ कर लो, जो भी चीज़ करनी है, या पढ़ाई की बात है जैसे, तो आपके अंदर वो जागरूकता, वो उत्सुकता ही नहीं है उस चीज़ को कंप्लीट करने की। नेक्स्ट कम्स रीजनिंग, यानी कि कोई भी चीज़ है तो उसका रीज़न दे पाना, कोई भी क्वेश्चन है तो उसका रीज़न दे पाना, या कोई भी नॉर्मल बेसिक चीज़ है जैसे कि ये बॉटल इस शेप की क्यों है फॉर एग्जांपल, तो इसको भी रीज़न, अच्छे अच्छे रीज़न से डिफाइन करना, दैट इज़ रीजनिंग, कि हर चीज़ का एक मतलब निकालना। देन इसके अंदर आते हैं 3 टाइप्स की, वैसे तो ये 2 है मेन, बट एक 3 टाइप की ऐसी रीजनिंग आती है। फर्स्ट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग इंक्लूड्स कि पहले तो एक जनरल, अब फॉर एग्जांपल कोई ट्रेन है, ट्रेन किसी इंसान की मिस हो गई है, तो वो मिस हो गई नहीं, हमें नहीं पता वो क्यों, क्या हो रखा है। एक ट्रेन है, ट्रेन जा रही है और एक इंसान उस ट्रेन के पीछे पीछे भाग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम तरह तरह के क्वेश्चन वो सोचेंगे कि क्या क्या असम्पशंस बनाएंगे कि क्यों भाग रहा होगा ट्रेन के पीछे। अब कोई सोचेगा इसका बैग अंदर छूट गया, कोई सोचेगा इसने मिस कर दी, कोई सोचेगा इसका कोई फैमिली मेम्बर अंदर रह गया, कोई सोचेगा ये रील शूट कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे लोग, राइट। तो अब आपने जो ऑलरेडी आप एक, अब हम क्या करते हैं, एक जनरल सी अजम्पशन बनाते हैं कि पक्का ना ये इसकी ट्रेन छूट गई होगी, या फिर लेट से हाँ ठीक है इसकी ट्रेन छूट गई होगी इसलिए ये ऐसे उस ट्रेन के पीछे भाग रहा है, अगर हमने ये अजम्पशन बना ली। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक जनरल अजम्पशन पहले बनाते हैं और फिर तरह तरह की चीज़ें सोचते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, एंड देन ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन्स। इस अजम्पशन के तौर पर कि ये भाग क्यों रहा है, आप एक कंक्लूजन निकालते हो कि पक्का ना इसका ट्रेन छूट गई होगी इसलिए, ठीक है। तो आपने एक अजम्पशंस बनाया और उस अजम्पशन से कंक्लूजन पे आप पहुँचे अपने ही दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट ये होता है डिडक्टिव रीजनिंग। सेकेंड वो है रीजनिंग, वो है इंडक्टिव रीजनिंग। इसके अंदर होता है कि पहले आप एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आप पहले देख रहे हो उसको, उस इंसान को पहले ही अजम्पशन नहीं बना रहे, पहले आप उसको एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो, फिर आप देखते हो कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो अपने बैग के साथ बाहर निकला है।
अब हम समझ जाते हैं, अब हमने अपनी ऑब्जर्वेशन देख ली, अब हम समझ जाते हैं कि पक्का इसका बैग छूट गया था तभी ये ट्रेन के पीछे दौड़ रहा था। तो हमने एक पर्टिकुलर बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक कंक्लूजन बनाई, दैट इज़ इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो एजम्पशन है वो गलत निकले, क्योंकि हम अपने दिमाग से कुछ भी बना रहे हैं, है ना। इंडक्टिव रीजनिंग में पहले हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर एक एजम्पशन बना रहे हैं। द थर्ड टाइप इज़ एनालॉजी। एनालॉजी होता है कि जैसे रीजनिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जैसे ए इज़ टू, जैसे एग्जाम्स में भी कुछ टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, ए इज़ टू बी और सी, जैसे सी इज़ टू डी। दो रिलेशन का मतलब जो जो शुरू के रिलेशन है उनका, उनके जैसा ही अगले 2 रिलेशन होंगे। जैसे मैं बोलूँ वाटर इज़ टू फिश, देन एयर इज़ टू क्वेश्चन मार्क, वाटर इज़ टू फिश, वाटर और फिश का ताल्लुक है, तो एयर का किससे ताल्लुक है, ह्यूमन से ताल्लुक है, ठीक है। तो ये एक ग्रुप का रिलेशन, एक पेयर का रिलेशन दूसरे पेयर से मैच होता है इस एनालॉजी में, ठीक है। तो ये एक अलग तीसरे टाइप की रीजनिंग होगी। नेक्स्ट कम्स डिसीजन मेकिंग, यानी कोई भी चीज़ में डिसाइड करना। पहली चीज़ आती है इसमें जजमेंट। जजमेंट में हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, या अपने पहले ही जजमेंट दे देते हैं कभी कभार, या जो अवेलेबल एविडेंसेस हैं आपके सामने, जो भी सबूत है उसके आधार पे आप जजमेंट दे देते हो। तो आप ऐसे करके एक जजमेंट दे देते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आती है कि जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग आर इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस, यानी ये दोनों एक जैसे से ही कुछ प्रोसेस हैं। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग में हमारे सामने एक प्रॉब्लम होती है, हम चूज़, कई सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं कि ये, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कैरियर कौन सा चूज़ करना है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे। आप ये देखोगे आपका फ़ायदा, इंटरेस्ट कहाँ ज़्यादा पड़ रहा है, कहाँ आपको जाके पछतावा होएगा या क्या होएगा। आप धीरे धीरे एनालाइज करते हो जितने भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, और अपना जो है एट दी एंड सबको एनालाइज करके एक डिसीजन लेते हैं। तो दैट इज़ डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट अलग चीज़ है, लेकिन एक जैसी सी ही चीज़ है। नेक्स्ट वी कम टू नेचर एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो इसमें सबसे पहले आते हैं नेचर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग पे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो J.P. गुइलफोर्ड नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दी थी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, अब लेट से कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है एक फैक्ट से रिलेटेड। जैसे मैं बोलूँ कि 2 + 2 क्या होता है, तो एवरीबडी विल से कि 2 + 2 इज़ 4। ये चीज़ हर इंसान बोलेगा, कोई अलग इंसान नहीं, अलग वो नहीं आएगा। तो सबकी सोच, इतने सारे लोग हैं, सबकी सोच एक चीज़ पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि फैक्चुअल है, ये चीज़ है ही है, तो सबका थॉट प्रोसेस एक ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की जो थिंकिंग है वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अगर मैं पूछूं कि अभी आपको कहाँ पे घूमने जाना है, तो कोई सी स्टेट बोलेगा, कोई सी बोलेगा, कोई सी बोलेगा। तो एक मैंने क्वेश्चन पूछा, लेकिन इतने सारे अलग अलग थॉट आ गए उस चीज़ पे, दैट इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट मतलब इतने सारे ये लोग हैं और इनकी एट द एंड एक कंक्लूजन आ रहा है। डाइवर्जेंट मतलब एक क्वेश्चन पूछा, हर इंसान का जो है अलग अलग थॉट प्रोसेस आ रहा है किसी चीज़ में। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है उसके अंदर आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। तो सबसे पहला है फ्लुएंसी, यानी कि आप डाइवर्जेंट थिंकिंग जब करते हैं तो आपकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप फ्लुएंट हो, यानी एक के बाद एक आपके दिमाग में आते रहे और आप बोलते रहो। जो भी आपके पास थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं नए नए, वो आप बोलते रहो। क्रिएटिव थिंकिंग करो ना, तो अलग अलग आइडियाज़ अपने बोलते रहो। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप में ये क्षमता हो कि आप दूर दूर तक का सोच के, जितने पॉसिबल आइडियाज़, जितने पॉसिबल आउटकम किसी चीज़ की कुछ भी आ सकता है, वहाँ तक आप फ्लेक्सिबल हो कि आप एंड्स तक जाके ढूंढ के लाओ किसी चीज़ का सल्यूशन या फिर आइडिया। नेक्स्ट इज़ ओरिजिनलिटी, दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी आइडिया दे रहे हैं दैट शुड बी योर ओन, वो कहीं से चुराया हुआ या हेल्प लिया हुआ दैट शुड नॉट बी द केस, वो ओरिजिनल होना चाहिए। फोर्थ वन इज़ इलेबोरेशन, यानी जो भी आपने आइडिया बोला है उसको आप इलेबोरेट करके बता पाओ कि ये ऐसे ऐसे समझा पाओ। तो ये हो गया नेचर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। उसके साथ था प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, वो हम जानेंगे उससे पहले लैटरल थिंकिंग पे आते हैं। अब लैटरल थिंकिंग क्या होता है? लैटरल थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग का ही दूसरा नाम है। अब इसमें एडवर्ड डी बोनो ने क्या किया था
कि 6 टाइप की थिंकिंग हैट्स उन्होंने टेक्निक दी थी, ठीक है, सबके सामने पेश करी थी। तो इसके अंदर क्या होता है, पहली हैट यानी जो वाइट हैट है उसका मतलब है कि तरह तरह की इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स वगैरह कहीं कहीं से कलेक्ट करना, वो वाली सोच कि हम कलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो आ गई वाइट हैट। अब रेड हैट क्या होता है कि हम अपने अलग अलग किसी भी, कोई भी टॉपिक है, कुछ भी है, हम अपनी अलग अलग फीलिंग्स और इमोशन उस चीज़ पे जब एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट प्रोसेस से, दैट इज़ रेड हैट। ब्लैक हैट होता है जजमेंट, लॉजिकल थिंकिंग करना, किसी पे जजमेंट करना, रीजनिंग करना, दैट कम्स अंडर ब्लैक हैट। नेक्स्ट इज़ येलो हैट, यानी कि क्या आप ये सोचते हो, आप प्रॉफिट्स वगैरह सोचते हो, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ में आपका फ़ायदा होएगा, ऐसी जो थिंकिंग होगी वो येलो हैट में आएगी। ग्रीन हैट दर्शाता है कि आप कितने क्रिएटिव थिंकिंग हो, कितने बदलाव ला के आप कितने नए नए आइडिया वगैरह दे सकते हो। और ब्लू हैट होता है कि थिंकिंग को एक ओवरऑल प्रोसेस की तरह, सिर्फ एक आइडियाज़ ही नहीं कि बस आइडियाज़ आ रहे हैं वही थिंकिंग है, नहीं, थिंकिंग सब कुछ है, एज अ होल आप प्रोसेस के तौर पे देख रहे हैं, दैट इज़ ब्लू हैट। अब इसके अंदर फर्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। अब यानी क्रिएटिव थिंकिंग कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप लोग करते हैं जनरली। तो पहले क्रिएटिव थिंकिंग में आता है प्रेपरेशन स्टेज, यानी आप नई नई चीज़ें, प्रॉब्लम्स, टास्क वगैरह जान रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं, अपने बैकग्राउंड को, फैक्ट्स को, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जांच रहे हैं, देख रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ प्रिपरेशन स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज़ इंक्यूबेशन स्टेज, यानी कि आप अटक गए हो, मतलब आप सोचने की अलग अलग नए नए थॉट्स प्रोसेस, नए नए आइडियाज़ लाने की कोशिश तो कर रहे हो, अपने डेटा भी कलेक्ट कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप अटक गए हो, आपके दिमाग में पता नहीं कोई नया आइडिया आ ही नहीं रहा है, दैट इज़ द स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन। देन आफ्टरवर्ड्स इल्यूमिनेशन स्टेज होती है, जब आप सोचते हो कि अब अटक गए हैं तो थोड़ा सा ना रेस्ट ले लेते हैं, क्या पता रेस्ट के बाद कुछ दिमाग में, तो रेस्ट, दिमाग को रेस्ट दे देते हैं, तो आप कहीं वॉक पे चले गए, थोड़ा सो गए, थोड़ा कुछ भी डांस करिए, कुछ कर दिया रिलैक्स करने के लिए अपने आप को। और फिर उसको करने के बाद जो आपका मूवमेंट होता है, आहा आई फाउंड इट वाला, कि जब आप कोई चीज़ पता, यानी नया आइडिया आपको मिल जाता है उस टाइम के बाद, वो होती है इल्यूमिनेशन स्टेज। अब आपको आइडिया भी मिल गया। नेक्स्ट इज़ वेरिफिकेशन स्टेज, आप ये चेक करोगे कि आपका जो आइडिया है वो वैलिड तो है ना या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग क्रिएटिव थिंकिंग, तो ये टॉपिक डिलीटेड है। बैरियर्स इज़ ऑल्सो डिलीटेड। नेक्स्ट कम्स स्ट्रैटेजीज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। अब इसमें आता है कि बिकम मोर अवेयर, यानी आप अपने बारे में, अपने जो फीलिंग्स है, अपने जो आसपास क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप अवेयर हो जाओ अपनी सराउंडिंग्स वगैरह से, और सेंसिटिव मतलब वही नोटिस करने लग जाओ। नेक्स्ट आता है डेवलप द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, यानी हर चीज़ पे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, सो डेवलप द हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस लाइक यू यूज टू आस्क व्हेन यू वर अ चाइल्ड। नेक्स्ट इज़ जनरेट एज मैनी, जितने आइडियाज़ पॉसिबल हैं, फ्लुएंसी के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, दूर दूर तक सोच सोच के हर एक सिचुएशन को एनालाइज करके अपने फ्लो ऑफ थॉट्स बढ़ाओ, रोज़ ऐसे नई नई चीज़ों में प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट इज़ ऑसबॉर्न्स ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, यानी कि आप जो है मतलब फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, यानी आपको पहले से नहीं पता है कि क्या बोलना है, आप ओपन एंडेड कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी, मतलब डजेंट मैटर इफ इट डजंट इवन मेक सेंस, बट आप बोले ही जा रहे हो, कुछ ना कुछ नया नया आइडिया, चाहे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है चाहे नहीं है, बस बोले ही जा रहे हो आप। ये ऑसबॉर्न की ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है कि आप बोले ही जाओ, एट दी एंड सोच लेना कि ये मीनिंगफुल आइडिया था या नहीं था, बट ब्रेन स्टॉर्मिंग करते टाइम आप बोले ही जाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक, यहाँ तक ही था, ये सब आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। नेक्स्ट कम्स द थॉट एंड लैंग्वेज, ठीक है, थॉट और लैंग्वेज के बारे में साथ साथ एक इंटरलिंक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चीज़ आती है लैंग्वेज एज डिटर्मिनेंट ऑफ थॉट। ये हेडिंग पढ़ो, हेडिंग को समझने की कोशिश करो। लैंग्वेज एज डिटर्मिनेंट ऑफ थॉट, यानी थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है, लैंग्वेज की, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे हिंदी में बताया गया है, हिंदी और दूसरी इंडियन जो लैंग्वेजेस है उसमें इतने सारे वर्ड्स होते हैं जो एक रिलेशंस होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, इतने वर्ड्स होते हैं, राइट। लेकिन इंग्लिश में क्या वर्ड होता है, अंकल, बस। ऐसे ही जैसे कलर्स हैं, हिंदी में तो बस 4-5 ही होते हैं, लेकिन
जो इंग्लिश टर्म्स है उसमें कोई बेबी पिंक पता नहीं, और मतलब कितने अलग अलग टाइप के वो कलर्स होते हैं, इतने डजन्स ऑफ कलर्स होते हैं, है ना। तो लैंग्वेज तो इतने सारे उसके वर्ड्स से, किसी में कितना कुछ होता है, किसी में कितना कुछ होता है वर्ड्स, है ना, लैंग्वेज में। तो बेंजामिन ली वॉर्फ, इनके ऊपर बेस्ड है पूरा जो टॉपिक है। इन्होंने ये बोला था कि लैंग्वेज है, थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, लैंग्वेज चाहिए होती है। अब इसी व्यू को हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, यानी थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। अब जो इन्होंने बोला, इनकी हाइपोथेसिस ये कहती है कि कुछ भी जो हम सोच रहे हैं उसको दर्शाने के लिए वी नीड लैंग्वेज, ठीक है। और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो हर कंट्री में, हर जो अलग अलग लैंग्वेज है उसमें कुछ थॉट ईजियर होंगे एक्सप्रेस करना, और कुछ किसी लैंग्वेज में थॉट्स को एक्सप्रेस करना डिफ़िकल्ट होगा। जैसे कि इंडियन, या फिर जैसे इंडियन लैंग्वेज है उसके अंदर वो अंकल वर्ड नहीं, इतने सारे वर्ड हैं तो ईजियर है, हमें पता चल जाता है एक मामा बोलने से कि कौन सा रिलेशन है। वहाँ पे वो अंकल बोल रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी। तो कुछ थॉट्स कहीं पे ईजियर होते हैं, कहीं पे डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये मैटर भी करता है, ठीक है। तो ये हो गया लैंग्वेज एज डिटर्मिनेंट ऑफ थॉट का पूरा टॉपिक। नेक्स्ट इज़ कि थॉट एज डिटर्मिनेंट ऑफ लैंग्वेज। वापस से हेडिंग को समझने की कोशिश करो कि लैंग्वेज को दर्शाने के लिए वी नीड थॉट, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इसमें स्विस साइकोलॉजिस्ट, स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे जीन पियाजेट। वो क्या कहते थे कि थॉट किसी भी बच्चे में, या कोई भी देखो आप किसी भी इंसान में, आप देखेंगे कि कुछ बोलने से पहले आप सोच रहे हो ना, चाहे बिना सोचे समझे बोलते हैं लोग, लेकिन वो एक मिली सेकेंड का थॉट तो दिमाग में आता ही है ना, जिसे आप अपने मुंह से व्यक्त करते हैं। इसीलिए इनका ये कहना था कि थॉट पहले आता है उससे, थिंकिंग से, सॉरी लैंग्वेज से। ऐसे ही जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को नहीं पता होता है कोई चीज़ें, बोलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें सोचता है ना, तो सोचना पहले आया है और लैंग्वेज बाद में आई है। एक ठीक है। और लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज़ जस्ट वन ऑफ द व्हीकल ऑफ थिंकिंग, यानी अगर लैंग्वेज ना हो तभी थिंकिंग तो होएगी होएगी, बस लैंग्वेज उन थिंकिंग को दर्शाने का एक ज़रिया है। पियाजेट जो थे, वो जीन पियाजेट जो साइकोलॉजिस्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, वो ये मानते थे कि जो बच्चे हैं उनको समझाने के लिए, मतलब लैंग्वेज समझा सकते हैं हम, लैंग्वेज तो बता सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं उनको खुद से अपने कॉन्सेप्ट्स लगा लगा के, सोच सोच के समझना, यानी थॉट प्रोसेस अपना यूज़ करना, वो बच्चे पे डिपेंडेंट होता है। तो यही टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। अब ये इसके जो साइकोलॉजिस्ट है उनका नाम है लेव विगोट्स्की। ये क्या बोलते थे कि जो बच्चा है उसके अंदर 2 साल से पहले पहले थॉट और जो लैंग्वेज है वो डेवलप करते हैं सेपरेटली, अलग अलग, यानी थॉट अपने पेस से, अपने टाइम से चल रहा होता है, और लैंग्वेज अपने पेस से चल रहा होता है, जब तक ये दोनों मिल नहीं जाते हैं। तो 2 साल से पहले बच्चा रो के अपने थिंकिंग को दर्शा रहा होता है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो रो के वो दर्शाता है बिना लैंग्वेज का, और लैंग्वेज अपनी पेस पे, यानी धीरे धीरे हल्के हल्के वर्ड्स वो बोलना सीख रहा होता है। तो अलग अलग थॉट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है, लैंग्वेज तब भी डेवलप नहीं होती थोड़ा, ठीक है। लेकिन जब 2 साल का लगभग बच्चा हो जाता है तो बच्चा धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देता है, वो अपनी स्पीच में अपने वर्ड्स लाना शुरू कर देता है, और वो मोमेंट होता है जब थॉट और जो क्या बोलते हैं, जब थॉट और लैंग्वेज मर्ज हो जाते हैं, एक साथ काम करते हैं किसी बच्चे में। सो दैट्स इट फॉर द टॉपिक। नेक्स्ट इज़ कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज यूज़ कहाँ होता है। तो मीनिंग और नेचर जानेंगे लैंग्वेज का सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले आता है कि लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होती है। तो लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स, यानी वो सिंबल
ऑर्गेनाइज बाय मीन्स ऑफ सर्टेन रूल्स। अब कोई भी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं तो कुछ रूल्स होते हैं ना, आप उल्टा फुल्टा तो नहीं बोल सकते ना कोई भी वर्ड, तो एक रूल्स के अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइज करते हो उन सिम्बल्स को, उन वर्ड्स को, उन लेटर्स को, दैट वी यूज़ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिससे हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो इस लैंग्वेज में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ सिम्बल्स, यानी कुछ लेटर्स होंगे ना जिनको हम कंबाइन करके वर्ड बोलेंगे, वर्ड को हम सेंटेंस में कंबाइन करेंगे और फिर व्यक्त करेंगे, तो कुछ सिम्बल्स, लेटर्स, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अ सेट ऑफ रूल्स, यानी ग्रामर, हम उल्टा फुल्टा तो कुछ भी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि फिर अगले बंदे को समझ नहीं आएगा, तो हमें कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग बोलना होता है। और ये जब ये दोनों सीख लेते हैं, थर्ड इज कम्युनिकेशन, इनको सीखने के बाद हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो किसी बच्चे में लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है वो बताएंगे अभी ये। जैसे कोई छोटा बेबी है, उसको अपने कोई इमोशन व्यक्त करना है तो वो कैसे करता है? सबसे पहले तो वो करता है रो रो के अपने इमोशंस दर्शाता है। दूसरी स्टेज आती है उसकी कि जब वो कूइंग साउंड्स प्रोड्यूस करता है, जैसे आ ऊ, ऐसी ऐसी साउंड्स, कभी खुशी एक्सप्रेस करने के लिए, कभी थोड़ा सा रोना एक्सप्रेस करने के लिए, तरह तरह की अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो ये कूइंग साउंड्स का स्टेज होता है। अगला स्टेज आता है कि 6 महीने के बाद बच्चा जो है वो बैबलिंग स्टेज में एंटर करता है, यानी इसमें वो जो कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स है उनको थोड़ा खींच खींच के बोलने लग जाते हैं, जैसे दा, आ, बा, ठीक है, ऐसे ऐसे वो बोलने लग जाते हैं। और इसी के अंदर बैबलिंग स्टेज के अंदर ही इक्वलाली आता है, यानी जब छोटा बच्चा दा 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 बा 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 रिपीट करके, यानी किसी एक पर्टिकुलर साउंड को, ये जो बैबलिंग स्टेज के जो कॉन्सोनेंट्स और वॉवल की साउंड थे, इनको रिपीट करके इको कर करके बोलने लग जाता है, दैट स्टेज कम्स अंडर बैबलिंग स्टेज। अगली स्टेज इज़ वन वर्ड स्टेज, जिसमें जो बच्चा है वो एक एक वर्ड जो है बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वन वर्ड स्टेज आती है जब वो एक एक वर्ड शुरू कर देता है, माँ, दा, कुछ भी ऐसे एक एक शुरू कर देता है। और फिर धीरे धीरे वो 1 से 2 वर्ड पे भी शिफ्ट हो जाता है कि एक एक वर्ड उसको, और जो वन वर्ड स्टेज है उसको हमने नाम और दे रखा है होलोफ्रेसिस, यानी एक वर्ड का, ठीक है। फिर जब वो 18 से 20 महीने का हो जाता है बच्चा, तो वो 2 वर्ड स्टेज पे आ जाता है, जिसको हम नाम से क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच, यानी वो 2 वर्ड्स को कंबाइन कर करके बोलने लग जाता है। जैसे कोई बड़े बोल रहे हैं कि एडमिशन मिल गया, एडमिशन मिल गया, एडमिशन मिल गया, बच्चा ऐसे करने लग जाता है। या फिर पैसे भेज दो, किसी बड़े ने ऐसा बोला तो उसको कॉपी करके छोटा बच्चा बोलने लग जाएगा, पैसे भेज दो, पैसे भेज दो, ठीक है। तो ऐसे करके वो 2 वर्ड स्टेज पे आ जाता है और फिर धीरे धीरे वो अपना बोलना स्टार्ट कर देता है। बाईलिंगुअलिज्म क्या होता है कि हम 1-2 लैंग्वेज बोल पा रहे हैं, बाय का मतलब ही 2 होता है, तो 2 लैंग्वेज बोल पा रहे हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म होता है कि हम 2 से ज़्यादा लैंग्वेज बोल पा रहे हैं। नेक्स्ट कम्स कि लिंग्विस्टिक नॉर्म चॉम्स का, और इससे पहले तो था हाँ B.F. स्किनर। तो बिहेवियरिस्ट B.F. स्किनर जो थे, इनका ये मानना था कि हम कोई भी चीज़ वैसे ही सीखते हैं जैसे एनिमल्स सीखते हैं। जैसे चैप्टर 5 जो लर्निंग था उसमें हमने सीखा था कि कैसे रैट और डॉग को सिखाया था क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ऐसे ही हम भी सीखते हैं रीइंफोर्समेंट से। कैसे? अब कोई भी, जैसे बेबी है, बेबी कैसे सीखता है कोई वर्ड, कोई बड़ा बोलता है वर्ड, जैसे बड़े ने बोला बॉटल, ठीक है, सामने उसे बॉटल दिख रही है तो बड़े ने बोला ये बॉटल होती है, ठीक है। अब छोटा बच्चा उस एडल्ट की वॉइस को कॉपी करेगा, उस बॉटल को देखते हैं और क्या बोलेगा, बॉटल बोलेगा वो भी। अब बड़ा खुश हो जाते हैं जब कोई बच्चा पापा मम्मी कुछ भी बोलता है या कोई नॉर्मल वर्ड भी बोलना सीखता है, तो कितने ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो खुश हो जाते हैं, स्माइल करते हैं, तालियां बजाते हैं या फिर हग करते हैं। तो ये एक टाइप की रीइंफोर्समेंट होती है बच्चे के लिए। यही जो उसका बिहेवियर है, इससे ही बच्चा फिर और ज़्यादा खुश हो जाता है कि अच्छा, मैं अगर इसे सही गैस कर रहा हूँ, इनको कॉपी सही कर पा रहा हूँ, तो मेरे को हग्स एंड किसेस मिल रही है, तो वो ये चीज़ और ज़्यादा अगली बारी करेगा, कोशिश करेगा। तो ऐसे ही बच्चा जो है धीरे धीरे सीख जाता है, अगली बार से वो उस बॉटल को बॉटल ही बोलेगा, वो सीख जाता है वो ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसे ही पेरेंट्स जो है वो शेप करते हैं अपने बच्चे को, मतलब जो लैंग्वेज पेरेंट्स बोलते हैं, पेरेंट्स हिंदी बोलते हैं तो बच्चा भी हिंदी ही बोलने लग जाता है, क्योंकि पहली बात तो पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, और दूसरी बात उसको रीइंफोर्समेंट मिलती है। तो वो जो पेरेंट्स या केयर गिवर जो भी है
उसके वो जैसी लैंग्वेज चाहता है वैसी लैंग्वेज हम बोलने शुरू कर देते हैं। और इसमें यूँ भी बताया गया है कि जैसे तरह तरह की रीजनल डिफरेंसेस है, जैसे किसी कंट्री में कोई लैंग्वेज है, किसी कंट्री में कोई लैंग्वेज है, ये क्यों है, और छोटे बच्चे ऐसे कैसे सीख लेते हैं अलग अलग कंट्री की अलग लैंग्वेज। वो इसलिए सीखते हैं क्योंकि बचपन से ही उन्हें तारीफ़ मिली होती है, री दी जाती है हर एक जो उनकी केयर गिवर की लैंग्वेज है उसको बोलने के बाद। नेक्स्ट कम्स लिंग्विस्टिक नॉर्म चॉम्स्काई। अब इन्होंने बोला कि बच्चा जो है, अब बच्चा कभी आप उसको इतनी स्पेशली, अब जैसे हिंदी, किसी की मदर टंग हिंदी है तो बच्चे को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे उसके रूल्स और ग्रामर्स, मतलब हल्के फुल्के तो चलो ठीक है, पर सारे वो कहाँ से सीखता है, कौन समझाता उसे। तो इनका ये मानना है कि जो बच्चे हैं ना वो पैदा ही ग्रामर के साथ ही पैदा होते हैं अपने आप ही, वो एक दूसरे को एडल्ट्स वगैरह को देखते हैं या कैसे होता है, बस जस्ट हैपन्स टू द चाइल्ड, बस हो जाता है उस बच्चे के, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर के साथ वो पैदा होते हैं। और बच्चों का एक टाइम होता है जब उन्हें एक लर्निंग करा देनी चाहिए, यानी चीज़ें सिखा देनी चाहिए, वो पीरियड उन बच्चों का करवा देना चाहिए, और देखते हैं हम कि उनमें ग्रामर भी अपने आप डेवलप हो जाती है। तो ये चॉम्स्काई का मानना था, ठीक है। अगला टॉपिक है लैंग्वेज यूज़। वही लैंग्वेज क्या होता है, अभी हमने मीनिंग पढ़ा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, वही उसी पे बेस्ड ये जो पूरा टॉपिक है वही है। सो दैट्स इट।